आर्टिकल 76 से अब आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 76 में राष्ट्रपति पद के संबंध में उत्पन्न आकस्मिक परिस्थितियाँ। आकस्मिक परिस्थितियाँ यानी कि जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, राष्ट्रपति पद के संबंध में कार्य करने की व्यवस्था संसद द्वारा की जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि अगर कोई आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है राष्ट्रपति के पद के संबंध में, तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? संसद करेगा। जैसे एक बार क्या हुआ था, 3/5/69 को जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और राष्ट्रपति थे उस टाइम, उनकी डेथ हो गई। फिर उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने भी त्यागपत्र दे दिया। तो उस टाइम समस्या आ गई कि अब राष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया, तो अब कार्य निर्वहन कौन करे? तो इसके लिए उस टाइम व्यवस्था की थी संसद ने। तो ऐसी व्यवस्था कौन करेगा? संसद द्वारा की जाएगी। और संसद ने क्या व्यवस्था की? उस टाइम संसद ने व्यवस्था की कि 1969 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ खाली होने पर संसद ने राष्ट्रपति कार्य निर्वहन अधिनियम 1969 बनाया तथा व्यवस्था की कि ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश है तो ठीक, नहीं तो उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट बात ध्यान ये रखनी है कि मूल संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय का, वो राष्ट्रपति का कार्य निर्वहन करेगा। ये संसद के सामने जब आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न हुई 1969 में, तब एक राष्ट्रपति कार्य निर्वहन अधिनियम बनाया गया और उसके तहत ये व्यवस्था लागू की गई। और उस टाइम मोहम्मद हिदायतुल्ला खान राष्ट्रपति का कार्य निर्वहन किए। उस टाइम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वही थे। और इसमें एक ये भी लिखा कि आर्टिकल 58 और 59 लागू नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 58 में जो योग्यता लिख रखी है, अगर मान लो उस टाइम मुख्य न्यायाधीश ऐसा हो जो राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता पूरी नहीं कर रहा हो, तो उस आर्टिकल को ये कह दिया कि वो लागू नहीं होंगे तो भी वो राष्ट्रपति का उस टाइम कार्य निर्वहन कर सकता है। 59 में लिख रखा था लाभ के पद पर न हो, यानी कि अगर वो मुख्य न्यायाधीश है और राष्ट्रपति का कार्य कर रहा है तो समस्या आ रही थी कि भाई वो लाभ के पद पर है। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए इसमें लिख दिया गया 58 और 59 लागू ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश और जो मुख्य न्यायाधीश है जिसको वेतन, जैसे उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का कार्य कर रहा था उसको राष्ट्रपति वाला मिल रहा था वेतन, लेकिन यहाँ पर नियम किया गया कि जो मुख्य न्यायाधीश है उसको वेतन मुख्य न्यायाधीश वाला ही मिलेगा, इसको राष्ट्रपति वाला नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा हो जाता, क्योंकि अगर राष्ट्रपति का कर देते तो समस्या ये हो जाती कि मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो जाता और राष्ट्रपति का चुनाव तो 6 महीने में हो जाएगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए ये नियम बनाया गया। और ये नियम है जो वैधानिक है। ये ध्यान रखना, 3 प्रकार की व्यवस्था होती है, एक तो संवैधानिक, एक वैधानिक और ये कहीं देखा होगा गैर संवैधानिक। ये संवैधानिक तो जो संविधान में लिखी वो, गैर संवैधानिक मतलब जो संविधान के विपरीत हो। वैधानिक का मतलब होता है जो संविधान में तो नहीं लिखा गया है लेकिन संविधान के आधार पर नियम बना दिया गया है, तो उस व्यवस्था को वैधानिक व्यवस्था कहते हैं। फिर आर्टिकल 71, इसमें क्या लिख रखा है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद या शंका की उत्पन्न हो जाए तो इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है। ये एससी का मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, ये ध्यान रखना। और राष्ट्रपति जांच अधिनियम 3 न्यायाधीश बैठेंगे और वो जांच करेंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित कर देता है तो राष्ट्रपति तो पद मुक्त हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति को तो पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा और पद मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना, इस दौरान अगर जिसका पद मुक्त होने से पहले उसने कोई कार्य किया है तो वो कार्य अवैध इनवैलिड नहीं होगा, वो वैध ही रहेगा। इम्पोर्टेंट बात है, फैक्ट है, ध्यान रख लेना, नहीं तो ये कन्फ्यूज करके गलत करेगा 100%। तो उसके कार्य तो वैध होंगे और वो
पद से मुक्त हो जाएगा। एक इसमें 11वां संविधान संशोधन करके 1961 के तहत निर्वाचन मंड इसमें एक प्रावधान किया कि अगर निर्वाचक मंडल के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते, किस आधार पर, कि चुनाव के समय निर्वाचन मंडल पूर्ण नहीं था। इसका एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे मान लो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा हो और किसी राज्य की विधानमंडल या विधानसभा वहाँ पर भंग हो रखी है, जैसे जम्मू कश्मीर की हो रखी हो, और उस टाइम राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा हो, तो जम्मू कश्मीर वाले ऐसे नहीं कह सकते कि हमें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मौका ही नहीं मिलेगा, इसको थोड़े दिन रोको या ऐसे करो। तो इस आधार पर नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने में करवाना होता है। इसलिए ये प्रावधान किया गया कि इस आधार पर कोई चुनौती नहीं दे सकता। और राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती कौन दे सकता है? या तो उम्मीदवार दे सकता है जो उसके सामने खड़ा था, या चुनाव मंडल की शिकायत, यानी चुनाव मंडल में जो शामिल होते हैं वो शिकायत कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। और ये राष्ट्रपति का चुनाव ही है जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उस पर शिकायत की जाती है और वो जांच करता है। बाकी चुनावों में चुनाव आयोग पहले जांच वगैरह वो काम करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है 71 जो थोड़ा सा अलग है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। फिर आर्टिकल 72 में क्या लिख रखा है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार तक, यानी जहाँ तक संघ की कार्यपालिका की शक्ति है उसके विस्तार तक किए गए किसी भी अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकता है या माफ़ कर सकता है। यहाँ पर चर्चा देखना, फिर एक वर्ड आया है व्यक्ति। व्यक्ति में विदेशी भी हो सकता है और नागरिक दोनों शामिल है। जहाँ आर्टिकल में कहीं नागरिक की बात कर रखी है तो वो भारत का व्यक्ति होगा, भारत का नागरिक होगा। लेकिन व्यक्ति लिख रखा है, इसका मतलब वो बात भारत के नागरिक पर भी लागू होगी और विदेशी पर भी लागू होगी। तो इसमें क्या कह रखा है, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार तक कोई अपराध हुआ है तो उस अपराधी को, उस व्यक्ति को सजा को राष्ट्रपति कम कर सकता है या माफ़ कर सकता है। और इसके तहत एक इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, अगर कोई स्वीकृत प्रार्थना पत्र राष्ट्रपति को देता है, अनावश्यक देरी हो जाती है उस कारण, तो न्यायालय भी सज़ा में परिवर्तन कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान में रखना। जैसे काफ़ी बार क्या होता है कि किसी को फांसी लगानी होती है और वो मान लो राष्ट्रपति के प्रार्थना पत्र लिख दे और उस टाइम राष्ट्रपति उस पर चर्चा नहीं करे या उस पर ध्यान नहीं रहे, भूल जाए, तो 5-7 साल अगर वो पड़ी रह गई तो उस पर ना तो उसको अपराधी को छोड़ा जा सकता है और उसको अगर जेल में रखेंगे तो इसमें एक संवैधानिक समस्या ये आ जाती है कि एक अपराध के लिए एक सज़ा दी जा सकती है। और अगर फिर उसको फांसी राष्ट्रपति माफ़ नहीं करे तो ये समस्या आ जाएगी, उसको फांसी भी नहीं दे सकते, क्योंकि एक अपराध के लिए 2 सज़ाएं हो जाती, एक तो वो फांसी वाली और एक वो जो 10 साल जेल में रहा तो वो भी एक सज़ा काउंट हो जाती है। तो इस आधार पर एक व्यवस्था है, ये है कि अगर प्रार्थना पत्र में अनावश्यक देरी हो रही हो तो न्यायालय भी सज़ा में परिवर्तन कर सकता है। जैसे राजीव गांधी हत्या वाले मामले में जो अपराधी थे, इन्होंने प्रार्थना पत्र लगाया और राष्ट्रपति उस पर भूल गए, देखे ही नहीं, तो काफ़ी साल तक वो जेल में रह गए। तो समस्या ये हो गई कि अब उनको एक अपराध के लिए 2 सज़ा नहीं दी जा सकती। तो इसको न्यायालय ने क्या किया, उसको सज़ा को इनको जेल कर दी पूरी, यानी कि उम्र कैद कर दी फांसी को बदल के। तो ये पॉइंट समझने वाला है। और राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, तो वो ध्यान रखना, क्षमा कर सकता है। क्षमा का मतलब होता है पूर्णतः माफ़, कि उसको अपराधी को पूर्णतः माफ़ कर दिया। विराम कर सकता है, विराम का मतलब वो शारीरिक कारणों से सज़ा को कम कर सकता है। जैसे मान लो किसी को सश्रम सज़ा दे दी जाए और वो व्यक्ति विकलांग हो, तो ऐसा काम वो, यानी वो जो सज़ा को प्राप्त करने के योग्य नहीं, यानी वो उसका पूरा नहीं कर सकता, तो उसको विराम कर दिया जाता है। यानी शारीरिक कारणों की सज़ा को कम भी कर सकता है विकलांग व्यक्ति। प्रतिलंब का मतलब सज़ा को कुछ समय के लिए रोकना। जैसे मान लो किसी महिलाओं को फांसी हो रही है, महिला उस टाइम प्रेग्नेंट है, तो उसको उस टाइम फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि बच्चे का कोई अपराध नहीं है, तो उसके कारण कुछ समय के लिए रोका जा सकता है उस सज़ा को। तो प्रतिलंब, ये ध्यान रखना। फिर परिहार, सज़ा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सज़ा को कम करना।
यानी कि सज़ा की जैसे 10 साल की जेल के लिए उसको कम करके कुछ समय कर दिया, तो यानी कि सज़ा की प्रकृति में परिवर्तन नहीं हुआ है, उसको कम किया है, उसको परिहार कहते हैं। लघुकरण क्या होता है? सज़ा की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए सज़ा को कम करना। जैसे मान लो सज़ा उसको फांसी हो रही थी, तो फांसी से हटा के कोई दूसरी सज़ा कर दी, इतने साल की जेल, तो ये उसकी प्रकृति में चेंज हो गया। तो ये 4-5 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है कभी भी। फिर आर्टिकल 73 में क्या लिख रखा है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ वहाँ तक होगी जहाँ तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक? एक तो संघ सूचियों में, एक समवर्ती सूचियों में। इन 2 सूचियों से संबंधित जो भी शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति को होगी। फिर राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करेंगे, तो हमने यहाँ पर शक्तियों को अलग अलग विभाजित कर रखा है, और जो आर्टिकल अलग अलग जगह थे उनको एक जगह इसलिए कर रखा है, काफ़ी बार कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका की शक्ति है उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है कौन सा नहीं है। केवल अनुच्छेद पूछ लिया तो समस्या आ जाएगी, इसलिए कार्यपालिका की शक्ति के जो भी अनुच्छेद के तहत बातें कर रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्ति में सबसे पहले हम देखें, कार्यपालिका की शक्ति में आर्टिकल 53 के तहत संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, ये हमने ऊपर दे रखा था। फिर आर्टिकल 75, इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये कार्यपालिका की शक्ति है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बता रखा है कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अटॉर्नी जनरल। 77 में भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाते हैं। इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति कार्य व्यापार नियम के तहत कार्यों का आवंटन करता है। तो 77 में लिख रखा है कि भारत सरकार के जो भी कार्य किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाएंगे। फिर 155 में यानी 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये लिख रखा है। और आर्टिकल 239 में कि संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से संपादित किया जाएगा। तो कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित एक तो आर्टिकल 53 है जो ऊपर दे रखा है, 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में, और 76 में महान्यायवादियों की नियुक्ति के बारे में कि राष्ट्रपति करेगा। 77 में राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाएंगे कार्य। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 239 में कि संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से संपादित किया जाएगा। तो ये कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद थे। और फिर कुछ वैधानिक व्यवस्था भी की गई है, जैसे सभी राष्ट्रीय स्तर के आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो ये भी कार्यपालिका की शक्ति है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों का जो कुलाधिपति होता है, चांसलर, वो राष्ट्रपति होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय का उपराष्ट्रपति होता है। विश्वविद्यालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, और राज्य के विश्वविद्यालयों के राज्यपाल होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एक जगह लिख रखे हैं, यहाँ ये ध्यान रखना। फिर न्यायिक शक्ति में एक तो अभी हमने देखा था आर्टिकल 72 में कि राष्ट्रपति द्वारा किसी व्यक्ति की सज़ा को कम या माफ़ करना, पूरा डिटेल से पढ़ रखा है, ये न्यायिक शक्ति है। फिर आर्टिकल 124 में, ये आगे पढ़ेंगे जब सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियाँ की चर्चा कर रहे हैं और न्यायिक शक्तियाँ हैं, तो ये बात यहाँ लिख रखी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है या वे अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति या इन्हें पद मुक्त करना है तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो 124 में क्या लिख रखा है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद से मुक्ति ये कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। इन्हें पद की शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य द्वारा दिलाई जाती है। तो ये 124 में लिख रखा है। फिर 217 में लिख रखा है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति व पद मुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखना, यहाँ हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति और पद मुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 143 में क्या लिख रखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से किसी राष्ट्रीय मामले पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति स्वयं भी परामर्श मांग सकता है, या कोई मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य सलाह लेना चाहे तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर भी ये
परामर्श मांग सकता है। किससे मांग सकता है कि कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई मामला है और उस पर कोई संविधान बनाना हो या कुछ भी चर्चा करनी हो, तो सुप्रीम कोर्ट से पहले ही सलाह मांग सकता है राष्ट्रपति खुद या मंत्रिपरिषद की सलाह पर, कि आगे कोई संविधान ऐसा नहीं बने जो कहीं वापस अड़चन आए और उसको कैंसिल करना पड़े। यदि मामला 26 जनवरी 1950 से पहले का है तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य है। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट क्या है, अगर 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने से पहले की बात है कोई, तो सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देना ही पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश परामर्श दे उसको राष्ट्रपति दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति माने ही माने। वो मान भी सकता है चाहे तो नहीं माने। अगर 26 जनवरी 1950 के बाद का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट के पास परामर्श देने का और ना देने के संबंध में नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो परामर्श दे चाहे तो ना दे। फिर राष्ट्रपति दिए गए परामर्श को माने या ना माने इसके संबंध में स्वतंत्र है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। जो काफ़ी बार निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, इस प्रकार ये लिख के आ सकता है, तो इन फैक्ट को ध्यान रखना। ये तो थी न्यायिक शक्तियाँ। अब वित्तीय शक्तियाँ, तो आर्टिकल 109 के तहत धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। हमने वहाँ पर सबसे पहले ये चर्चा की थी कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। और ये आर्टिकल 109 में क्या कह रखा है, धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत होगा। और वहाँ पर हमने एक बात भी की थी कि पुनः विचार के लिए लौटाने वाली नहीं लौटाने वाली, तो वहाँ पर हमने कहा था कि लोकसभा जो ये धन विधेयक वापस नहीं लौटा सकता। तो यहाँ पर देखो, राष्ट्रपति की अनुमति से ही जब धन विधेयक लाया जा रहा है तो उसको वापस क्यों लौटाएगा पुनः विचार के लिए। तो 109 के तहत धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से कहाँ प्रस्तुत होता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। फिर 112 के तहत भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। तो 109 में तो था धन विधेयक की प्रस्तुति राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत किया जाएगा। और 280 में लिख रखा है कि राष्ट्रपति संघ और राज्यों के मध्य राजस्व वितरण करने और राज्यों को अनुदान देने की सिफारिश करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करेगा। तो ये कहाँ लिख रखा है, 280। ये सब बातें वित्तीय शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की। फिर 267 के तहत भारत सरकार की आकस्मिक निधि कोष, आकस्मिक निधि कोष क्या होती है इनकी भी चर्चा आगे करेंगे। तो आकस्मिक निधि कोष पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। तो ये ध्यान रखना कि 267 में क्या है कि आकस्मिक निधि कोष यानी कि कभी आकस्मिक पैसों की जरूरत हो तो इस निधि कोष से पैसे स्वीकृत किए जाते हैं और इस पर नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है। बाकी 266 में जो संचित निधि कोष है उस पर संसद का नियंत्रण होता है। तो ये बात थोड़ी सी रिलेटेड थी इसलिए यहाँ लिख दी गई है। फिर चौथी शक्ति है सैन्य और राजनीति यानी कूटनीति की शक्ति। 53(2) में लिख रखा है कि तहत राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये बात कहाँ लिख रखी है, 53(2) में। और ये सैन्य शक्ति है राष्ट्रपति की कि वो तीनों सेनाओं का क्या होता है, सेनापति होता है, सर्वोच्च सेनापति। युद्ध या युद्ध विराम की घोषणा, युद्ध करना हो या युद्ध विराम की घोषणा करना हो या तथा दूसरे देशों के साथ संधि करनी हो, समझौते करने हो, ये राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो ये शक्ति राष्ट्रपति की कैसी है, सैन्य और राजनीतिक शक्ति में शामिल है। काफ़ी बार आपसे ऐसा भी पूछ सकता है निम्न में से कौन सी शक्ति वित्तीय है, कौन सी कार्यपालिका की है, कौन सी सैन्य है। तो ये भी आपको थोड़ा थोड़ा अलग अलग लिख रखा है, तो डिटेल से ध्यान में रखना। फिर राजदूत और उच्चायुक्त के रूप में कूटनीतिक अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 18 के तहत यदि कोई भारतीय नागरिक राजकीय अधीन सेवा में है यानी कोई राजकीय गवर्नमेंट कर्मचारी है तो वे दूसरे देश से पदवी या उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये आपको स्पष्ट पता होना चाहिए कि आर्टिकल 18 में क्या लिखा है। और यदि सेवा में नहीं है, गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, तो राष्ट्रपति की अनुमति यानी पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर उपाधि ग्रहण कर सकता है। यदि कोई विदेशी
भारत सरकार के अधीन कोई विदेशी व्यक्ति भारत सरकार के अधीन किसी पद पर है तो वे राष्ट्रपति की अनुमति के बिना दूसरे देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी नागरिक ग्रहण नहीं कर सकता। बाकी अगर यहाँ पर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है तो राष्ट्रपति की अनुमति वो तो ग्रहण कर ही नहीं सकता। लेकिन कोई नागरिक है, गवर्नमेंट सरकार का कर्मचारी नहीं है, तो वो अनुमति लेके उपाधि ग्रहण कर सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। फिर विधायी शक्तियाँ। आर्टिकल 79 में भारत की एक संसद होगी, ऐसा लिख रखा है, जो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। संसदीय शासन होने के कारण राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होगा। इसी कारण कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता। विधायी शक्तियों में जो आर्टिकल 79 है वो क्या कहता है कि एक तो संसद होगी जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और क्या होगा, राष्ट्रपति अभिन्न अंग है, यानी इसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बनेगा। 80(1) के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यसभा में 12 मनोनीत करता है सदस्यों को। तो ये कहाँ लिख रखा है, 80(1) में। ये शक्ति कौन सी है, विधायी शक्ति है। अब 83 के तहत वो किन किन को मनोनीत करेगा, किस किस फील्ड के लिए करेगा, उनके बारे में चर्चा कर रखी है। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इनके विशेषज्ञ होंगे, उनकी नियुक्ति करेगा। फिर इसी में लिख रखा है कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्लो भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में आर्टिकल 331 के तहत 2 आंग्लो भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। तो राज्यसभा में तो 12 की बात 81 में कर रखी थी, और लोकसभा में 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को कब मनोनीत करेगा, जब उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। आज तक तो होते हैं, लेकिन अभी कोई भी शायद मनोनीत नहीं है, क्योंकि अब ये एक तो क्वेश्चन ये आता है कि एंग्लो भारतीय क्या है, तो इनके बारे में भी बताएंगे आपको कि ऐसा व्यक्ति जिनके माता पिता में से एक अंग्रेज हो। आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति सदन के अधिवेशन को आहूत का मतलब आयोजित करवाता है, और उसका 17वां यानी समापन करवाता है। कोई भी अधिवेशन चालू होता है तो उसका आयोजन कौन करवाता है, राष्ट्रपति, और समापन भी राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग भी कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति को शक्तियाँ 85 देता है। फिर 87 के तहत राष्ट्रपति नई लोकसभा के गठन के बाद आयोजित होने वाली संसद के दोनों सदनों के प्रथम अधिवेशन को तथा प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले प्रथम अधिवेशन को एक साथ संवेद कर संबोधित करेगा। तो 87 में क्या लिख रखा है कि जब भी लोकसभा का चुनाव होके पहले अधिवेशन आयोजित होगा, यानी कि संसद के दोनों सदनों को साथ बिठा के प्रथम अधिवेशन राष्ट्रपति करवाएगा, और प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले प्रथम अधिवेशन को, प्रत्येक वर्ष तो प्रथम अधिवेशन, और जैसे ही लोकसभा का गठन हुआ है नए चुनाव करके, तो उस टाइम भी पहली जो अधिवेशन होगा उसको राष्ट्रपति संबोधित करता है। आर्टिकल 111 में क्या लिख रखा है, राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करता है, उन्हें पुनः विचार हेतु भेज सकता है, ये अपनी सहमति के लिए सुरक्षित भी रख सकता है। तो कोई भी विधेयक लोकसभा, राज्यसभा से पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के जाता है, और उन पर हस्ताक्षर कौन करता है, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति चाहे तो पुनर्विचार के हेतु भेज भी सकता है, चाहे तो वो अपनी सहमति के लिए सुरक्षित भी रख सकता है। कितने दिन रखेगा ऐसी कोई इस संविधान में बात नहीं लिख रखी है। फिर 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति पहली बार में हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। तो इस टाइम राष्ट्रपति वी गिरी थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। तो इन्होंने क्या किया, 24वां संविधान संशोधन कर दिया 1971 में। पहले तो सभी विधेयक पर पुनर्विचार हो सकता था और सुरक्षित रख सकता था राष्ट्रपति, लेकिन 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत संविधान संशोधन विधेयक पर इन्होंने किया कि अगर हम संविधान संशोधन विधेयक
आपके पास भेज रहे हैं तो पहली बार में क्या करोगे, हस्ताक्षर करोगे। इसके लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 24वें संविधान संशोधन के तहत। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राष्ट्रपति को सभी विधेयकों पर पहली बार में ही हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो ये ध्यान रखना। फिर पहले तो 24वें संविधान संशोधन में इन्होंने केवल संविधान संशोधन विधेयक को पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया, लेकिन फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 यानी कि 71 के 5 साल बाद में इन्होंने सभी के सभी विधेयकों पर हस्ताक्षर पहली बार में ही करने पड़ेंगे, ऐसा प्रावधान कर दिया। फिर वापस 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत साधारण विधेयक और वित्त विधेयक को एक बार पुनः विचार हेतु लौटाने की छूट प्रदान की गई, परंतु पुनः पारित होने पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। तो इन संविधान संशोधन हुए हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहा है कि कब। पहले तो राष्ट्रपति के पास क्या होता था, संविधान, मूल संविधान में तो सुरक्षित भी रख सकता था सहमति के लिए और पुनः विचार के भी लौटा सकता था, लेकिन 24वें में क्या किया, संविधान संशोधन पर इनकी शक्ति को कम किया कि संविधान संशोधन विधेयक भेज रहे हैं तो आप साइन करोगे। 42वें में तो इन्होंने सबको ही कर दिया कि कोई भी विधेयक आए आपके पास साइन करने ही है। फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत छूट दी गई, किन किन पर छूट दी गई, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने की छूट प्रदान की गई, परंतु पुनः पारित होने पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया गया कि अगर आप एक बार पुनः विचार के लिए भेजो और हम वापस पारित करके भेजें फिर तो आपको साइन करना ही है, इस प्रकार। फिर आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति साधारण विधेयक व वित्त विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में 6 मास से अधिक अवधि तक मतभेद बरकरार रहने पर स्थिति में क्या करेगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो आर्टिकल 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। अगर वही नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य करेगा। तो ये ध्यान रखना, ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तो कोई ना कोई करेगा, इसके लिए व्यवस्था पूरी कर रखी है। एक तो लोकसभा का अध्यक्ष, अगर वो नहीं है तो उपाध्यक्ष, और वही नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, वही नहीं है तो कोई ना कोई को राष्ट्रपति नामित कर देगा। तो 108 में क्या दे रखा है, संयुक्त बैठक की बात कर रखी है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, अगर 6 माह के अंदर कोई विधेयक, वित्त विधेयक या साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में क्या हो रही है, मतभेद बरकरार है, तो उनको संयुक्त बैठक बुला के चर्चा कराई जाएगी। आज तक 3 संयुक्त बैठक आयोजित हुई है और तीनों के तीनों संयुक्त बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भाग लिया। एक बार तो एमपी के रूप में, एक बार प्रधानमंत्री के रूप में, एक बार मंत्री थे। तो यहाँ पर वाजपेयी जी पहली बार जब दहेज निरोधक अधिनियम के पर संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, तो उस टाइम इन्होंने जंग संघ के सांसद के रूप में भाग लिया। और फिर जब बैंकिंग सेवा अधिनियम के इस पर संयुक्त बैठक बुलाई गई थी तब जनता पार्टी से विदेश मंत्री थे। जब आतंकवाद निरोधक अधिनियम पर संयुक्त बैठक बुलाई गई थी तब ये एनडीए बीजेपी से प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बाकी इनको समय वगैरह ये ध्यान रखना। ये इम्पोर्टेंट तो इसमें ये तीनों अधिनियम है कि दहेज निरोधक अधिनियम पर, फिर बैंकिंग सेवा अधिनियम पर, फिर आतंकवाद निरोधक अधिनियम पर 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। फिर आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति संसद के विश्रांति काल में मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर अध्यादेश जारी करता है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को 123 देता है, जिसे संसद की आगामी बैठक के प्रथम तिथि के 6 सप्ताह बाद तक लागू रखा जा सकता है। यानी जब संसद की कार्यवाही यानी कि अधिवेशन नहीं चल रहा है तो उस टाइम कोई नियम लगवाना जरूरी हो तो राष्ट्रपति से अध्यादेश द्वारा जारी करवाया जाता है। वो वैसा ही काम करेगा जैसा संविधान का नियम काम करता है।
और अगर ये क्या कर अगली जो भी बैठक हो तो उसमें क्या करता है, प्रथम तिथि के 6 सप्ताह तक लागू रहता है। उसके बाद में उसको संसद में पारित करवाना पड़ता है। राष्ट्रपति इसे किसी भी समय वापस ले सकता है और अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति इस अध्यादेश को जब चाहे तब वापस ले सकता है और जो ये अध्यादेश है इसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है, क्योंकि हो सकता है काफ़ी बार अध्यादेश ला ला के काम चला लिया जाए और बार बार एक ही अध्यादेश लाया जाए, तो उसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। फिर राष्ट्रपति, ये नीचे एक टॉपिक है, राष्ट्रपति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी केग अनुच्छेद 151 के तहत, और वित्त आयोग को अनुच्छेद 281 के तहत, यूपीएससी को 323 के तहत। एससी, यहाँ पर ध्यान रखना, एससी आयोग है ये, सुप्रीम कोर्ट वाला नहीं। एसटी आयोग, एससी आयोग को 338 के तहत, एसटी आयोग को 338 ए के तहत तथा ओबीसी आयोग 338 बी के प्रतिवेदन संसद में समक्ष प्रस्तुत करता है। इसका चार्ट बना रखा है कि ये जो केग है, वित्त आयोग है, यूपीएससी है, एससी आयोग है, एसटी आयोग है, ओबीसी आयोग है, ये राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देते हैं। 151, 281, 323, 338, 338 ए, 338 बी। राष्ट्रपति क्या करता है, इस प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत करता है। और ये नीचे जो आर्टिकल दे रखे हैं ये केग के, कि भाई केग किस आर्टिकल किस आर्टिकल में, तो 148 में। वित्त आयोग 280 के तहत, यूपीएससी 315 में है, ये एससी आयोग की 338 में बात है, एसटी आयोग की 338 ए में है और ओबीसी की 338 बी में। आपातकालीन शक्तियों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।